इधर में बैठो, मैं करता नहीं थोड़ा, है ना, ज्यादा कंफर्टेबल हो, थोड़ा ऐसे हो जाओ। हाँ, तो पंखा तेज कर देते हैं। आज से हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। आपके पास अलग रजिस्टर है? आज नहीं है? अच्छा, कल एक काम करो, जिल्द वाला अलग रजिस्टर लगा लो पॉलिटी के लिए। वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, बेस बन गया ऑलमोस्ट। बाकी धीरे धीरे बनता रहेगा बातों बातों में ना, है ना। जरूरी नहीं है कि रोज स्पीड से पॉलिटी को पकड़े रखो। हम कोई न्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ आइडियाज डिस्कस करेंगे तो दिमाग खुलता रहेगा। मैं खोलता रहूंगा साथ साथ, बातें करता रहूंगा, है ना। तो फिर आज रहने दें, मैं तो था तैयार। कोई बात नहीं, कल से शुरू कर लेंगे इंडियन पॉलिटी, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई कोई इमरजेंसी नहीं, हजार चीजें अपने पास करने को। अपने पास हजारों चीजें हैं करने को। हम पॉलिटी बिना लिखे भी पढ़ सकते हैं ना। लिखवाना कल से शुरू कर दूंगा, कोई बात नहीं। आज मैं ज्यादा बोलता रहता हूँ। फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आप समझ गए हो ना? फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है, ध्यान करो, कल हम फेडरलिज्म पे पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे? मैंने आपको बताया था कि भारत आजाद हुआ। हमने स्टार्ट किया था 1526 से। 1600 में सर थॉमस रे, ये बाबर, ये थॉमस रो। और 1707 में औरंगजेब की डेथ। 1757 में बैटल ऑफ पलासी। 1857 में भारत की आजादी की पहली लड़ाई। और 1947 में भारत आजाद। ये पूरा सीक्वेंस दिमाग में है ना आपके? पूरी पिक्चर है ना? ये बेस बनाएगी आपका। इसी पर सारी चीजें आगे खड़ी होंगी। अक्सर हम करते क्या है, पढ़ते वक्त वो सीधी कहानियों में शुरू हो जाएंगे, अकबर बाबर, बाबर ने जो, अरे भाई बेस क्या है, किधर जा रहे हैं हम लोग, दिशा क्या है, वो जाननी जरूरी है। तो ये दिशा है, हमने इस तरफ जाना है। अब अंदर जो चीजें भरूंगा मैं वो आसान हो जाएंगी, आपको समझनी इजी हो जाएंगी। तो 1947 में पहुंच गए थे, हमने जाना था हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ये भी समझ लिया था। कश्मीर वाला झगड़ा भी सोल्व हो गया था अपना। भारत अब एक हो गया, अपने हाथ में आ गया। अब भारत को चलाना है। कहाँ से चलाना है? दिल्ली से चलाना है। कहाँ? ये भारत, दूर भारत, दूर दराज का भारत। तो दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ दंगे भड़क जाएंगे तो जल्दी से पुलिस भेजना मुश्किल हो जाएगा। कितना अच्छा हो, तमिलनाडु वाले खुद ही अपनी पुलिस बना लें। इधर टीचर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। ये दिल्ली वाले थोड़े भेजेंगे बार बार। तमिलनाडु भाई तू ही संभाल ले टीचर्स। तमिलनाडु क्या बोलेगा? कुछ पावर्स दो, टीचर अपॉइंट करने की, डॉक्टर अपॉइंट करने की, तो ही मैं संभालूंगा, उनको कंट्रोल करूंगा। हाँ, तो सेंटर बोलते ठीक है, मैं अपनी कुछ पावर स्टेट तुम्हें दे देता हूँ। शक्तियों का बंटवारा, पावर्स का बंटवारा। जहां शक्तियों का बंटवारा होता है, पावर्स का बंटवारा होता है, उसे कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, राइट। ये फेडरलिज्म का आइडिया आया कहाँ से? इसकी जननी है अमेरिका। माना जाता है कि अमेरिका में आया फेडरलिज्म। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब 13 कॉलोनीज आजाद हो गई, वहां भी लड़ाई हुई। वो 13 कॉलोनीज आजाद हो गई, अपना अलग अलग कंट्री बनाने लगी। फिर उन्हें समझ आया कंट्री नहीं बनाते, हम इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका तो हम हैं ही, बन गया अमेरिका। यूएसए बना लिया। और एक सेंट्रल अथॉरिटी बना ली इन स्टेट्स ने। एक सेंट्रल अथॉरिटी बना ली, सेंटर को कुछ पावर दे दी। इन सब ने मिलके, भाई ये हमारा कॉमन सेंटर हो गया, इसको कुछ पावर्स दे दी। बाकी ज्यादा ज्यादा पावर्स हमने अपने पास रख ली, स्टेट्स ने। स्टेट्स वाले कंट्री बनने वाले थे, उन्होंने बोला नहीं, कंट्री नहीं बनते हम इकट्ठे हो जाते हैं, कंट्री हम सब मिलके एक बना देते हैं। वो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्री बना दिया, उसको पावर्स दे दी। कैसी पावर? कि हम सब के लिए मिलिट्री, डिफेंस तू रखेगा सेंटर। हम सब की कॉमन करेंसी होगी डॉलर, वो तू देखेगा। दूसरे देशों के साथ रिश्ते, फॉरेन अफेयर्स तू देखेगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तू देखेगा, बाकी सब हम देख लेंगे। तो वहां स्टेट्स ने सेंटर बनाया, स्टेट्स ने कुछ पावर सेंटर को दे दी। एरो की डायरेक्शन देखो, स्टेट्स ने पावर सेंटर को दी।
अपने देश में क्या था, सेंटर ने पावर, फर्क हो गया, राइट। अब जो दूसरे को पावर देता है वो थोड़ा लालची हो जाता है, ज्यादा नहीं देता, ज्यादा अपने पास रख लेता है। ओहो, अच्छा। इस कारण दोनों, ये इंडिया का मॉडल है, ये यूएसए का मॉडल है। ठीक है बात, दोनों में शक्तियां बटी हुई हैं, दोनों फेडरल ढांचे में फेडरलिज्म कहलाएंगे दोनों के यहाँ। हाँ, पावर्स का बंटवारा है। पर फेडरलिज्म का रियल मतलब होता है जहां स्टेट्स दमदार होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं। हम कहते हैं अमेरिका में असली फेडरलिज्म है, यूएसए में। वो क्यों? कि भैया यूएसए के स्टेट्स दमदार हैं, मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, उन्होंने सेंटर बनाया है। अपने देश में तो ये सेंटर तो बन ही गया था, देश तो एक था। सेंटर ने अपने कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करने के लिए, मैं दिल्ली से कैसे संभालूंगा तमिलनाडु, तो हमने स्टेट बनाए हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में कहते हैं स्टेट तो हम है ही हैं, हम सेंटर बना रहे हैं। ओहो, तो अमेरिका में स्टेट्स दमदार हैं, मजबूत हैं, इसलिए अमेरिका में हर स्टेट की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में तो नहीं है राज्यों की, हर स्टेट की अपनी एक सुप्रीम कोर्ट भी होगी। इंडिया में तो नहीं है, एक ही है सुप्रीम कोर्ट। हर स्टेट की अलग नागरिकता है, सिटीजनशिप। हर स्टेट का अलग झंडा है। इंडिया में तो नहीं है पंजाब का झंडा, हरियाणा का झंडा, पंजाब के नागरिक हरियाणा के नागरिक, ना, हम तो भारत के नागरिक हैं। तो इसका मतलब स्टेट्स वहां दमदार हैं, पावरफुल हैं, स्ट्रांग हैं। कहते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं ये है असली फेडरलिज्म, जहां स्टेट दमदार होते हैं, मजबूत होते हैं। जहां स्टेट बड़े कमजोर कमजोर टाइप हैं, अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई बात नहीं, तो तुम भाई देखने में तो फेडरल हो पर असल में फेडरल नहीं हो। तुम फेडरल इन फॉर्म हो, ऊपरी बाहरी दिखावे में, पर जो स्पिरिट अंदर भावना देखते हैं उसमें तुम यूनिटरी हो। यूनिटरी, यूनिटरी क्या होता है, फेडरल का उल्टा, जहाँ सारी पावर सेंटर के पास होती है। फेडरलिज्म में सेंटर अपनी पावर स्टेट को बांटता है, देता है। तो यूनिटरी, फेडरल, राइट। अब आते हैं वापस। अब तक हमने जाना था संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये हम जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाली बॉडी है, ये कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी न्याय करती है, न्याय देने वाली बॉडी। तो ऐसे ही देश चलता है क्या? हाँ, ऐसे ही चलता है। देश चलाने का यही तरीका है, यही तरीका है ना। यही तरीका है देश चलाने का। तो सेंटर के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर्स बांटी भी हैं, फेडरलिज्म भी किया है। तो सेम लेजिस्लेचर सेंटर के पास भी होगा, एग्जीक्यूटिव भी होगा, जुडिशरी भी होगा। 28 स्टेट्स हैं अपने यहाँ। स्टेट्स कहते हैं हे सेंटर, हमारे यहाँ तो फेडरलिज्म है, देना हमें भी पावर, हमें भी पावर दे। तो हमने क्या किया, हर स्टेट को भी लेजिस्लेटिव पावर दे दी थोड़ी थोड़ी, फिर थोड़ी एग्जीक्यूटिव पावर दे दी, और उनके यहाँ भी जुडिशरी बना दी। लो तुम भी खुश रहो, शक्तियों का बंटवारा हो गया, तुम भी चलाओ अपना एरिया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, संभालो अपने आप को। ठीक है। अब सेंटर की लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इंग्लिश का शब्द है लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी। हम उसे पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट, जिसके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। काम क्या है, कानून बनाना। पहले कानून जरूरी है स्टेट तुझे कुछ शक्तियां दे दी हैं, कौन सी शक्तियां? पहले कानून बनाने की शक्ति दी जाएगी, फिर उसको इंप्लीमेंट करने की शक्ति दी जाएगी। ऐसे नहीं बोलेंगे तुझे सड़क बनाने की शक्ति दे दी, ना 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 ना। सड़क पर कानून बनाने की शक्ति, पहले कानून बना, फिर देख सड़क कैसे बनेगी। तो सबसे पहले कानून बनाने की पावर चाहिए ना, कानून से ही देश चलेगा। रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, कानून का शासन है, बंदों का शासन नहीं है।
ऐसे कोई ना बोले आज तुम ऐसा करते हैं सड़क इधर नहीं इधर बना देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा भैया। कानून क्या कहता है ये बताओ, कानून से चलेंगे। तो सबसे पहले कानून बनाने वाली शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। सेंटर कहता है, स्टेट कहता है हमें भी दो कानून बनाने की शक्तियां। सारी लेजिस्लेटिव पावर है सेंटर तो उन्हें पास ना रख, कुछ स्टेट को भी दे। तो सेंटर और स्टेट में लेजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा हो गया, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हाँ, फिर वही लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ये लेजिस्लेचर सेंटर की, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, इसके दो हाउसेज लोकसभा राज्यसभा। ऐसे स्टेट की लेजिस्लेचर है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। इसका जो मेंबर होगा वो कहलाएगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मेंबर कहलाएगा एमएलए। तो एमएलए नाम का प्राणी राज्यों में पाया जाता है, एमपी नाम का प्राणी सेंटर में पाया जाता है। ये लोकसभा वाले एमपी, ये मिलके एग्जीक्यूटिव हेड, रियल एग्जीक्यूटिव हेड अर्थात प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। रियल कहा मैंने, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है, रियल हेड प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन बनाता है? ये लोकसभा बनाती है। लोकसभा की मेजोरिटी जिसके साथ होती है प्रधानमंत्री बन जाता है। हमने डिस्कस किया हुआ ना ये बात, क्लास में की है ना। तो पीएम मोदी कैसे बनेंगे? लोकसभा की मेजोरिटी से। अब स्टेट को चलाने का एग्जीक्यूटिव हेड नाम नाम का इज गवर्नर, असली हेड इज सीएम, भगवंत मान। ये कैसे बनेगा? ये असेंबली जिसको चाहेगी, एमएलए जिसको चाहेंगे वो सीएम बन जाएगा। यहाँ एमपी जिसको चाहेंगे वो पीएम बनेगा, एमएलए जिसको चाहेंगे सीएम बनेगा। राइट। मोदी खुद एक एमपी है, होने चाहिए, उसके बिना नहीं बन सकते। भगवंत मान खुद एक एमएलए होने चाहिए, उसके बिना नहीं बन सकते। ठीक है। तो कोई हमसे पूछे कि हिमाचल का सीएम वो एमएलए है या एमपी है? एमएलए है। हर स्टेट का सीएम स्टेट वाला है, तो स्टेट में तो एलए होती है, तो उसका मेंबर होगा एमएलए। सही है। ठीक है। अब एग्जांपल लो पंजाब हरियाणा। हरियाणा में है टोटल 90 एमएलए, पंजाब में 117। स्टेट पकड़ लेते हैं, एलए। पंजाब में टोटल 117 एमएलए। इलेक्शंस हुए जैसे पूरे भारत में इलेक्शन होते हैं एमपी के, लोकसभा के, ऐसे ही एक स्टेट पंजाब के इलेक्शन आ गए जी। इलेक्शन होंगे। इलेक्शन क्यों होंगे? कोई हमसे पूछे, छोटा बच्चा पूछे, हमेशा ऐसे पढ़ना है रमन, ध्यान रखना, हमेशा ऐसे पढ़ना है जैसे यही सवाल, छोटे छोटे सवाल छोटा बच्चा पूछ लेगा। पूछेगा रमन भैया इलेक्शन क्यों कराने हैं, अब क्या जवाब दोगे? क्यों कर, हाँ कोई भी, स्टेट वाले सेंटर वाले क्यों करवा रहे हैं? शाबाश। शाबाश। नीचे सोचना है, जड़ में जाना है। छोटे बच्चे को हेड होगा ये नहीं समझ आएगी। वो आपने बताया नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। उसको पूछेंगे फिर उससे क्या होगा? तो डेमोक्रेसी है, ये जो स्टेट में एलए है क्या करती है? कानून बनाती है। ये कानून मेरे लिए बनाएगी तो मैं ही तो जाके बैठूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल। मेरा रूल है, तो मेरे लिए कानून कोई और थोड़े बनाएगा, मैं ही बनाऊंगा। अच्छा, और मैं कहाँ हूं? मैं ये हूं पंजाब में, 3 करोड़ लोगों के बीच में हूं मैं। तो 3 करोड़ लोग तो जाके नहीं बैठेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठेंगे। तो इलेक्शन कराना पड़ेगा। कितना इलेक्शन, कितने लोग आएंगे? ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी बना दें, जैसे यहाँ बनाई थी कॉन्स्टिट्यूंसी, 50 लाख लोगों के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी। यहाँ क्या करें, 10 लाख के बाद एक बना दें, 15 के बाद एक बना दें, वो इलेक्शन कमीशन फॉर्मूला बना देगा। तो हो गई 117 बना दी हमने।
हरियाणा में 90 बना दी, हिमाचल में 68 बना दी, यूपी में 420 बना दी, बिहार में 243 बना दी, मोटा मोटा ऐसे पॉपुलेशन के हिसाब से। गोवा में 40 बना दी, मणिपुर में 40 बना दी। अच्छा, छोटे स्टेट में छोटी। हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन में छोटा है जो, एरिया में नहीं, पॉपुलेशन में जो छोटा है। तो पंजाब में 117 आ गए, इलेक्शन हुए, तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सारे आएंगे, अकाली हमें वोट दो, हमें वोट दो, सब आएंगे इलेक्शन लड़ने। इलेक्शन कौन लड़ सकता है? 25 साल से बड़ी उम्र हो, और वोट कौन डालेगा? 18 साल से बड़ी उम्र का आदमी वोट डालेगा। ठीक है, डाल लो जी। इलेक्शन का दिन आ गया, रिजल्ट आया, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गया। यहाँ कांग्रेस का जीता, यहाँ आम आदमी पार्टी, यहाँ आम आदमी पार्टी, यहाँ आम आदमी पार्टी। अरे, आम आदमी पार्टी वाले बड़े जीत गए इस बार। तो पता लगा मोर देन 92, तो आम आदमी पार्टी वाले जीत गए इस बार। ओहो, है ना? तो यहाँ एलए में ज्यादा कौन सी पार्टी के लोग बैठे हैं? आम आदमी पार्टी के। एलए बन के तैयार हो गई। अब आगे क्या तैयार होंगी? स्टेट की एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है? सीएम। तो सीएम कहाँ से आएगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पीएम कहाँ से आता था? लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव। तो सीएम भी कहाँ से आएगा? लेजिस्लेचर से। तो ध्यान रखे, अपने देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर में भी स्टेट में भी। हालांकि स्टेट में पार्लियामेंट नहीं है, एलए है, पर कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, फॉर्म पार्लियामेंट्री वाली है। तो सीएम कौन बनेगा? ये तय करेगी, इसमें से ही बनेगा। तो सारे भागेंगे, मुझे बनाओ मुझे बनाओ, बनेगा कौन है? जिसके साथ बाकी लोगों की मेजोरिटी होगी। क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा? जिसको ज्यादा लोग चुनेंगे। तो आम आदमी पार्टी वालों ने डिसाइड किया भी भगवंत मान बनेगा हमारा सीएम। भगवंत मान बन गया। सीएम बनने के लिए चाहिए कितने थे? 117 डिवाइडेड बाई 2 + 1, कितने हो गए? 50, 58, 59, 58, 59 चाहिए थे। अपने पास तो 92 है। अपने पास तो तगड़ी मेजोरिटी है, खुल के मेजोरिटी है। हम बाउंड्री लाइन पे नहीं है। अगर 60 होते तो बाउंड्री लाइन पे होते। इससे क्या होता? एक आधा एमएलए भी भगवंत मान को छोड़ के भाग जाता तो दिक्कत हो जाती, तो स्टेबिलिटी ना होती। भगवंत मान डर के रहते सबसे, भाई भागना ना, भागना ना, मैं सीएम बना रहा हूँ। हाँ, अब 92 हैं, दो चार पांच भागते हुए, भागो भागो, खुद ही भगा देंगे, भागो। ऐसा हो सकता है। हाँ, तो शक्तियां बट गई, पावर्स का बंटवारा हो गया। अब लेजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा। लेजिस्लेटिव पावर्स, ये कुछ हमने सेंटर को दे दी, कुछ स्टेट्स को दे दी। शक्तियां, विधायी शक्तियां हिंदी में बोलते हैं, कानून बनाने की शक्तियां, लॉ बनाने की शक्ति। तो लॉ किस लिए बनाएंगे? कोई मुद्दा होगा, टॉपिक होगा, उसी में बनाएंगे ना लॉ। तो मुद्दा कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लिस्ट बना लो। स्टेट तो भी लिस्ट बना ले, झगड़ा ना हो बाद में। बाद में ये ना बोले ये तो, इस पे तो हमने कानून बनाना था, इस पे हमने बनाना था। तो हमने बंटवारा कर दिया। किसने किया? संविधान नहीं कर दिया। जब संविधान बनाया ना, तब ये ढांचा दिमाग में था। संविधान ने बोला भाई सेंटर तुम अपना काम करना, स्टेट तुम अपना काम करना, आपस में झगड़ा मत करना। हम बंटवारा कर देते। तो पिताजी ने जाते जाते प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया, ताकि बच्चे बाद में झगड़े ना। हाँ, सेंटर के पास वो मुद्दे आ गए, वो मुद्दे दे दिए जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। भाई पार्लियामेंट तो पूरे देश से बनी है ना, केरल से भी, मणिपुर से भी, सब बराबर बैठे हैं। तो पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे। पूरे देश में एक जैसा कानून जब बनाने की जरूरत होगी, तो हम सेंटर को देंगे वो पावर। तो आर्मी, डिफेंस, मिलिट्री पर कानून सेंटर ही बनाए, सेंटर ही संभाले। जो कानून बनाएगा एग्जीक्यूट भी वही करेगा, तो मिलिट्री को संभालता भी सेंटर ही है। हाँ, रेलवे पूरे देश में एक जैसी हो, देश को बांध के रखे, तो रेलवे सेंटर के पास छोड़ दें, तू संभाल ले, है ना? कभी हमने ऐसे तो नहीं सुना ना कि ये पंजाब आर्मी में कैप्टन है, ये हिमाचल आर्मी का कैप्टन आ गया, इंडियन आर्मी का कैप्टन है। ऐसे ही, ऐसे नहीं सुनते ना, हिमाचल रेलवे में कम एम्प्लॉई है ये।
कि केरल रेलवे में काम करता है, नो, भारतीय रेलवे में काम करता है। ऐसे ही सीबीआई, आरबीआई, आरबीआई क्या करती है, पूरे देश के बैंकों को संभालती है। तो आरबीआई सेंटर के अंडर होनी चाहिए, पूरे देशव्यापी काम कर रही है। हाँ, ऐसे ही सोचो, मनी एंड बैंकिंग, करेंसी, करेंसी, एक जैसे नोट पूरे देश में, सोचो। चलो रुको अभी, ठीक है। ऐसे ऐसे मसले, माइंस, मिनरल्स, आउटर स्पेस, आउटर स्पेस, इस तरह के मामले वो सेंटर संभालता है, बाकी स्टेट संभालता है। लोकल सिग्निफिकेंस वाले, लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट तूने संभालना है, तू वहीं पे बैठा है। लैंड तेरे पास है, तूने संभालना है। तो जब युवराज सिंह ने छक्के मारे, तो हरियाणा के सीएम से मिलने गए, पंजाब के सीएम से। पंजाब के सीएम ने बोला भी आपको पंजाब में लैंड देते हैं हम, आप अकेडमी बनाओ। पंजाब का सीएम बोले मैं लैंड देता हूँ, मेरे पास है ना लैंड सारा। स्टेट के पास है लैंड। पुलिस, ये भी स्टेट के पास होती है। तो इस तरह के जेल, ये भी स्टेट के पास होती है। तो इस तरह के मामले हमने स्टेट को दे दिए, तू संभाल ले। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हम पूरी तरह से क्लियरली ना सेंटर को देते हैं ना स्टेट को देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सेंटर कहीं अलग है स्टेट कहीं अलग है, तुम अपना अपना काम करते रहो। सब स्टेट्स को मिला के ही तो भारत बना है, यूनियन बना है, अलग नहीं है ना। तो इसलिए एक लिस्ट और बना देते हैं, उसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट, जिसमें वो मुद्दे डालते हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, ओवरलैपिंग टाइप होते हैं। भाई स्टेट कहता है इस मामले में हमें भी कानून बनाने दो, तो तुम भी बना लो, सेंटर भी बना लेता। लेकिन जब झगड़ा हो जाए कि मेरा कानून ऊपर रहेगा, मेरा ऊपर रहेगा, तो हमेशा सेंटर का ऊपर रहेगा, सेंटर स्ट्रॉन्ग। स्टेट लिस्ट में अगर करेंसी हम स्टेट लिस्ट में डाल देते, हर स्टेट की अपनी अलग करेंसी होती। पंजाब वाले 500 का नोट जारी करते, उसमें गुरदास मान खड़ा होता डफली लेके। हिमाचल वाले कहते हैं हमारी कंगना रनौत खड़ी है नोट पे। हरियाणा वाले अपने ही कोई नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो करते हुए नोट छाप देते। और ये भी हो सकता था हम गुरदास मान वाला नोट लेके हिमाचल में जाएं, वो कह रहे भाई ये नहीं चलेगा, कंगना रनौत वाला चलेगा यहाँ। तो समस्या हो जाती। क्या समस्या होती? क्या समस्या होती? शाबाश, शाबाश, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा। यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में मिलके यूरोपियन यूनियन बनाया। 28-29 देशों ने मिलके यूरोपियन यूनियन बना लिया। किस लिए? कि आपस में ट्रेड करते रहे। तो फुवारा ही चल रहा है ना, कोई नहीं, चलने को छोड़ो। इसलिए कि आपस में ट्रेड करते रहे, ट्रेड के बैरियर्स कम कर दे हम। तो तू मेरे सामान पे टैक्स ना लगाना, मैं तेरे पे लगाऊंगा, सामान फ्री आए। ठीक है भैया, हम दोस्त हो गए। दोस्त हो गए, लिए तू डॉलर दे देना, मैं तुझे पाउंड दे दूंगा। डॉलर पाउंड के चक्कर भी छोड़ो, करेंसी भी एक ही बना लेते हैं हम दोनों मिलके। तो यूरोपियन यूनियन ने मिलके यूरो करेंसी अपनी बना ली, ताकि ट्रेड में सहूलियत हो। ये तो कंट्री अपनी अपनी करेंसी छोड़ के कॉमन करेंसी पे आ रहे हैं। हम कंट्री के अंदर स्टेट अपनी अपनी करेंसी बना के बैठ जाएगा तो काहे की इकोनॉमी चलेगी अपनी? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगी, इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, मजबूती से काम नहीं कर पाएंगे, ट्रेड में बाधा आएगी। हाँ, तो करेंसी के बैरियर्स तो जितने कम हो उतना अच्छा, इकोनॉमिक बैरियर्स जितने कम हो उतना अच्छा। हाँ, इसीलिए करेंसी वाला मसला स्टेट तू रहने दे, ये तो सेंटर ही संभालेगा, एक जैसा महात्मा गांधी की फोटो चलने दो। हाँ, इस तरह के मसले। तो जो मसले राज्यों को प्रभावित करते हैं वो राज्यों को दे दो। पुलिस हमने स्टेट को दे दी। अब क्या ये पॉसिबल है
हरियाणा पुलिस के थानेदार को सैलरी ज्यादा मिलती है पर पंजाब वाले को कम। है पॉसिबल? है एक्चुअली उल्टा। पंजाब वालों को ज्यादा मिलती है, हरियाणा वालों को कम। और हरियाणा वाले थानेदार हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं सीएम को, सर हमारी सैलरी पंजाब के बराबर की जाए। वो कहते हैं वो पंजाब है भैया, उसकी मर्जी है। हरियाणा का टीचर की सैलरी अलग हो सकती है, पंजाब वाले की अलग हो सकती है, मर्जी है तुम्हारी आपस में। हरियाणा की पॉलिसी कुछ अलग हो सकती है, स्टेट की अलग हो सकती है। हरियाणा की पुलिस वाले पीली ड्रेस पहन सकते हैं, हिमाचल वाले काली पहन लें, पंजाब वाले नीली पहन लें। सीएम की मर्जी है भी कौन सी ड्रेस लगानी है। मैंने केरल में, सॉरी, वेस्ट बंगाल में जो पुलिस है वो व्हाइट ड्रेस पहनती है, यहाँ खाकी चलती है। लेकिन फौज वालों की ड्रेस एक जैसी होगी। पुलिस स्टेट तुम अपना अलग अलग कर लो चाहे, राइट। इस तरह से हमने क्या किया, हमने फ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट बना दी, कह सकते हैं। और लेजिस्लेटिव पावर्स हमने सेंटर और स्टेट में बांट दी। हाँ, लेजिस्लेट करने की पावर, लेजिस्लेट करने की पावर, जानबूझ के वर्ड्स मैंने लिखे हैं, लेजिस्लेट करने की पावर फ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट्स में से लेते हैं। फिर लेजिस्लेटिव ये काम करती है और लेजिस्लेशन बनाती है। जो कानून बनता है ना उसको लेजिस्लेशन बोलते हैं। वो लेजिस्लेशन बनाती है। ये लेजिस्लेटिव वर्ड, ये सारे वर्ड यूज होने आगे। इस तरह से ये शक्तियों का बंटवारा हो गया। जो शक्तियों को बंटवारा है तो हमारा फेडरलिज्म है, हम तो फेडरल है, बंटवारा हो गया। हाँ, पर हमने देखा था हम फेडरल देखने देखने में है, फॉर्म में, असल में नहीं है। कैसे नहीं है असल में? कैसे सेंटर मजबूत है, स्टेट क्यों कमजोर है? आओ देखते हैं थोड़ा थोड़ा। हमने जाना, हमारे यहाँ सेंटर है, स्टेट है। सेंटर की लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर। हर स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, शक्तियों का बंटवारा है। लेजिस्लेटिव पावर्स में हमने देखा सेंटर के पास तो बढ़िया बढ़िया मामले, सीबीआई, आरबीआई। स्टेट को दे दी मछलियां, जेल, लैंड, मजा नहीं आया। स्टेट, आर्मी, आरबीआई, ये तूने पकड़ रखा करेंसी। जो क्वालिटी है वो तेरे पास है। यहाँ तो क्वालिटी छोड़ी नहीं तूने। क्वांटिटी भी ज्यादा इसके पास है, इसके पास 97 सब्जेक्ट्स हैं, इसके पास 66 हैं। अच्छा, तो स्टेट तुम तो भाई फिर रहने ही दो, कमजोरी हो तुम। हाँ। फिर जो कंकरेंट लिस्ट की बारी आती है उसमें भी स्टेट को मौका तो दिया तू भी कानून बना लेना, पर अगर झगड़ा हो जाए सेंटर स्टेट में किसकी चलेगी? सेंटर फिर मजबूत हो गए। फिर रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू, हाँ, जो बच जाए। रेजिडरी सुना हुआ है वर्ड? जो बचा खुचा, रेजिड्यू, रेजिडरी पावर्स। हमने सारा कुछ, जितना हमारा दिमाग चलता था, हमने एक सेंटर की लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। जितना भी हमारा दिमाग काम करता था तब हमारे संविधान निर्माताओं का। बाद में कोई नया ही सब्जेक्ट आ गया, आईटी। उस टाइम थोड़ी सोचा था किसी ने आईटी। अब जब संविधान बना रहे थे कोई सोच सकता था कि आसमान से कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा कोई सॉलिटेयर डायमंड गिरेगा? वो तो नहीं सोच सकते ना, इसलिए लिख भी नहीं सकते कि अगर आसमान से कुछ गिरा डायमंड तो वो सेंटर संभालेगा या स्टेट संभालेगा जिस स्टेट में गिरेगा। सोच नहीं सकते। तो जो सोच नहीं सकते, वो नया मुद्दा उठ खड़ा होगा जो बच गया है, उसको बोलते हैं रेजिडरी पावर्स। वो किसको दें? वो भी हमने दे दी यूनियन को, सेंटर को। तो सेंटर हो गया स्ट्रॉन्ग। भाई इसको ऐसे समझो कि छत से, सच में आसमान से तो बहुत बड़ा डायमंड गिरी जाए, वो इतना तगड़ा डायमंड हो
कि उससे भारत का सारा कर्जा खत्म हो सकता है। वो डायमंड गिर गया मोहाली में, मुल्लापुर में, तुरंत पुलिस आगे चू 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 करती। पुलिस ने फोन किया, आ गया, आ गया, सीएम साहब को पता लगा, सीएम साहब भागे भागे आए, "अरे, इतना महंगा डायमंड, पूरे देश का कर्जा खत्म हो सकता है, बहुत ही महंगा है, जल्दी कब्जे में लो अपने।" अपने मजे हो गए, हम तो पंजाब को एनडी बना देंगे, ये तगड़ा वो तगड़ा, सारा पैसा पंजाब में लगा देंगे, पंजाब को पेरिस बना देंगे। इतना पैसा आ गया अपने पास। तभी दिल्ली फोन पहुंच गया बहनों भाइयों के पास। बहनों भाइयों ने बोला, भाई ऐसे कैसे, डायमंड गिरा है, पूरे भारत का डायमंड है ये तो। पंजाब कहते नहीं नहीं, हमारे गिरा है, मोहाली में हमारा हुआ। वो कहते नहीं, भारत में गिरा है, हमारा हुआ। ये किसके पास जाए डायमंड, इसको लेके कौन संभाले, क्या कानून बनाए इसको लेके। वो तो कभी सोचा नहीं था किसी ने। ये तो आउटर स्पेस से कुछ गिरा है डायमंड, पता ही नहीं कहाँ से गिर गया, मार्स से आया, वीनस से आया, भगवान जाने। तो ये किसके पास जाएगा, सेंटर के, रेजिडरी पावर सेंटर के। तो सेंटर स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग। सेंटर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब सेंटर का एग्जीक्यूटिव हेड इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, इलेक्शन से। प्रेसिडेंट को बनने के लिए इलेक्शंस के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उसमें सारे एमपीज, लोकसभा वाले, राज्यसभा वाले, सब पार्टिसिपेट करते हैं, सारे एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, तो सेंटर स्टेट मिलके बनाते हैं, भारत का है ना। लेकिन जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड है, गवर्नर, वो कहां से आता है, वो नॉमिनेटेड होता है। उसको कौन बनाता है, पीएम बनाता है, मोदी। सेंटर, सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर नॉमिनेट कर रहा है, पिक कर रहा है किसी को भी। मोदी जी मुझे फोन कर रहे हैं, नवीन जी, बहुत साल हो गए पढ़ाते, आओ आपको गवर्नर बनाते हैं। ठीक है सर, बना दो। क्वालिफिकेशन क्या है, भारत के नागरिक को 35 साल उम्र हो। नवीन जी उम्र 35 हो गई, मैं जी कब की हो गई, ला आओ फिर। किसी को भी, किसी को भी। कंडीशन क्या है, अनसेड कंडीशन क्या है, बस भक्त होना चाहिए। बन जाएंगे, बन जाएंगे। और फिर अगर बन गए तो काम भी वही करना पड़ेगा जो चाहेंगे, चाहेंगे। कौन चाहेगा, जो सेंटर चाहेगा। मतलब बंदा सेंटर का है, हेड तो स्टेट का बना हुआ है। तो सेंटर तो क्या कर रहा है, गवर्नर के थ्रू, गवर्नर के थ्रू स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। घुस रहा है अंदर तू, तू इंडिपेंडेंटली काम करने दे भाई, जीने दे स्टेट को। ये कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे जीने देंगे, हम सेंटर हैं, हम पावरफुल है। स्टेट कहते नहीं नहीं, क्यों भाई, फेडरलिज्म है, राज्यों को पावर है। सेंटर कहते कितनी फेडरलिज्म है, कहाँ है, देखो ना, संविधान ने ही पावर दी हुई है हमें, हम अपनी तरफ से थोड़े बना रहे हैं। संविधान ने बोला है कि राज्यों में जो गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे वो सेंटर द्वारा किए जाएंगे। और क्वालिफिकेशन क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 साल हो, ये देखो 36 साल है, भाई साहब रिक्शा चलाते थे, मैंने गवर्नर बना दिया। बना सकते हैं, बना सकते किसी को भी, किसी को भी। ऐसे कैसे, ऐसे ही, अपना बंदा है, बना दिया। इसको ऐसे समझो, पिछले 30 सालों से मोदी जी के यहाँ एक रसोईया काम कर रहा है। मोदी जी को अच्छा अच्छा नाश्ता कराते हैं। ये ध्यान रखना, अगर गवर्नर लगाया जा सकता है मोदी जी की मर्जी से, हटाया भी जा सकता है इमीडिएटली। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पोस्टिंग, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेयर खुशी, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट तो यहाँ है ही नहीं, हम तो पीएम की बात कर रहे हैं। एक्चुअली प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब प्लेयर ऑफ पीएम होता है। प्रेसिडेंट तो ठप्पे लगाते हैं,
प्रेसिडेंट अपने देश में नाम नाम के हेड होते हैं। नाम नाम के मतलब, नाम नाम के मतलब सारे काम करेंगे प्रधानमंत्री, साइन करवाएंगे। जैसे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, वो चल भी नहीं पाते, लेकिन घर में जब पोते की शादी, पोते या पोती की शादी करनी होती है, तो कार्ड पर सबसे ऊपर उनका नाम आता है कि वो इनवाइट कर रहे हैं आपको शादी में। सारे गेस्ट आ गए, वो पूछे भी, जो इनवाइट किया था वो कहाँ है? "ओए, वो तो खटिया पे लेटे पड़े हैं, उनको तो होश नहीं है, तो बीमारी बहुत ज्यादा है।" असल में कौन संभाला है सारी शादी? लड़की या लड़के के पिता, चाचा, वो संभाल रहे हैं। कजन्स, वो टीम संभाल रही है, जिनके हेड पिता होते हैं। तो पिता इज द रियल हेड। नाम नाम का हेड इज दादा। नाम दादाजी का चल रहा है, पर एक्चुअली पिताजी संभाल रहे हैं। तो देश का असली पिता राष्ट्रपति नहीं है, वो मोदी है, प्रधानमंत्री है। तो राइट। फिर काम सारे प्रधानमंत्री करेंगे, गवर्नर को भी प्रधानमंत्री लगाएंगे, लेकिन ठप्पा जो लगेगा, चिट्ठी जो आएगी घर में, वो राष्ट्रपति की तरफ से आएगी। मोदी बोलेंगे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री साहिबा, राष्ट्रपति साहिबा, ये मैंने इनको लगाना है, इस पर साइन कीजिए। वो कहती ठीक है। वो कहती पढ़ तो लूं? कहते नहीं नहीं, पढ़ना नहीं, इधर मुंह करो, साइन करो। राष्ट्रपति, कि कोई भी बड़ा फैसला है, कुछ भी करना है, साइन राष्ट्रपति के होने हैं। राष्ट्रपति बोलेंगे एक बार पढ़ के देख, ना ना ना, उधर मुंह करो, ठप्पे लगाओ। उनका काम ठप्पे लगाना है बस, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कि पढ़ के वो कुछ ना नुकर नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री बोलेगा तो वही उनको करना पड़ेगा। अच्छा, फिर बनाया क्यों है, गद्दी पे बिठाया क्यों है? कि मोदी जी, सारा काम आपने ही करना था, तो कागज आगे क्यों के, साइन खुद ही कर लेते। साइन से क्या हो जाना है उनके? तो यहां तक समझना है आपने कि अपने देश में राष्ट्रपति नाम नाम के हेड हैं, असली हेड प्रधानमंत्री होते हैं। पर राष्ट्रपति कहाँ पावरफुल होते हैं वो आगे देखेंगे। थोड़े दिन दिमाग में ये बात बिठाओ कि राष्ट्रपति नाम नाम के हेड है जी, असली पावर प्रधानमंत्री के पास। तो गवर्नर, 30 साल से मोदी जी के यहाँ एक रसोईया काम कर रहा है। मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, रसोईया उनको परोठा खिला रहा है। तभी फोन आता है अमित शाह जी का कि मोदी जी, वो महाराष्ट्र के गवर्नर का स्वर्गवास हो गया। ओहो, चलो बड़े अफसोस की बात है। तो अमित शाह जी बोलते हैं अफसोस तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे किसको लगाना है? समझ नहीं आ रहा मुझे, अमित शाह कहते हैं। मोदी जी बोले आप लगाओ दिमाग। अरे समझ नहीं आ रहा सर, क्या करें, किसको बनाएं, किसको बनाएं, किसको बनाएं, किसको बनाएं? रसोईया परोठे खिला रहे हैं। मोदी जी कहते हैं अमित, चिंता ना करो, मिल गया महाराष्ट्र का नेक्स्ट गवर्नर। कौन? ये अपना रसोईया, बहुत सालों से सेवा की है, अब उम्र भी हो गई है, अब इसका रेस्ट करने का टाइम, इसको बनाते हैं। अब मोदी जी ने बोला तो अमित शाह क्या बोलेंगे? अमित शाह बोले अरे वाह जी वाह, क्या चॉइस है, वाह वाह, कमाल कर दिया आपने, महान आदमी हो आप तो गवर्नर साहब रसोईया को बोला जब अपना बोरी बिस्तर उठाओ और चलो महाराष्ट्र राजभवन में, अब आप गवर्नर बन गए हो। रसोईया कहता मैं क्या करूंगा गवर्नर बन के, मैं ये ठीक हूँ, मुझे मजा आ रहा है जिंदगी में। कहते नहीं नहीं नहीं, अब आपने ठाट करना है, अब गवर्नर बनो। अब 10-10 20 नौकर चाकर होंगे आपके पास, एक सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, एडीसी होगा, गाड़ियां होंगी, सहूलियत होंगी आपके पास, घूमो दुनिया में। नहीं नहीं नहीं, हमने बोला ना, ठीक है आपने बोला तो चल दिए, महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए। 6 महीने बाद मोदी जी महाराष्ट्र के दौरे पे गए, तो बड़े बड़े होटल्स में उनको ठहराया गया, रात को इंतजाम किया गया, अब यहाँ आप ठहरोगे, ये खाना खाओगे मोदी जी। मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं, ये होटल का नहीं खाना, मुझे महाराष्ट्र के राजभवन में जाना है, वो गवर्नर साहब के पास चलते हैं। चलो, मोदी जी चाह रहे हैं ऐसा। पहुंच गए गवर्नर साहब के पास। गवर्नर साहब को बोला जी खिलाओ खाना, अपने हाथ वाली वो आलू भिंडी की सब्जी, टिंडे खिलाओ।
गवर्नर साहब क्या बोलते हैं? रसोईया, अब जो गवर्नर बने वो कहता है अभी पेश करते हैं मोदी जी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, ऐसे टिंडे वैसे टिंडे, इटालियन, कौन सा बनाए? तो मोदी जी कहते हैं ये वाले नहीं, जो आपके हाथ वाले ना वो खाने हैं। तो मेरे हाथ वाला टेस्ट, हाँ, इसके हाथ में अच्छा टेस्ट आता है। आप ऐसा करो, आप सर के लिए अच्छे टिंडे बनाओ। मोदी जी कहते हैं ये नहीं बनाएगा, आप बनाओगे। मैं, मेरा स्टाफ, मेरे ऑफिसर्स, नौकर चाकर, मैं गवर्नर हूँ, मैं बनाऊं? आप बनाओ। नहीं मोदी जी, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आप बनाओ। नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं आप बनाओ। सर, अच्छा, घमंड आ गया है, उठाओ बोरी बिस्तर, चलो वापस दिल्ली, हटाते आपको गवर्नर के पद से। मतलब गवर्नर के पद पे किसी को भी कभी भी लगा सकते हो, किसी को कभी भी हटा सकते हो। इसको बोलते हैं प्योर पॉलिटिकल पोस्टिंग, जिसमें ना कोई पेपर देना है, ना कोई क्वालिफिकेशन है। पॉलिटिकल पोस्टिंग जो प्योरली प्रधानमंत्री की मर्जी पे होती है या मुख्यमंत्री की मर्जी पे, दैट इज प्योर पॉलिटिकल पोस्टिंग। और अगर ये गवर्नर की प्योर पॉलिटिकल पोस्टिंग है, तो गवर्नर वही काम करेगा जो मोदी चाहेंगे। काम क्या करना है, ये देखना है। ऑफिशियल काम क्या है, क्यों भेजा सेंटर ने स्टेट में, ये देखने के लिए गवर्नर साहब तुम देखते रहो कि ये राज्य संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं। गवर्नर कहते हैं ठीक है जी, मैं देखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक सोच रहे हो। हर 15 दिन में ये एक रिपोर्ट देता है। किसको? मोदी को, सेंटर को, कि जी ठीक चल रहा है, हर 15 दिन में ठीक चल रहा है। रिपोर्ट किसकी है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन है? सीएम। तो एक्चुअली वो सीएम की रिपोर्ट जाती है। तो सीएम हर बार गवर्नर को नमस्ते करने जाता है, जी रिपोर्ट जरा देख लेना, ऊपर ठीक भेजना। गवर्नर जो लोगों द्वारा चुना गया नहीं है, ऊपर से थोपा गया है, वो चुने हुए सीएम के ऊपर काइंड ऑफ दादागिरी कर सकता है। वो चुने हुए सीएम के ऊपर नंगी लटकती तलवार बन सकता है, सीएम को डरा सकता है। डरा सकता। अगर वो सीएम को डराएगा तो यानी कि स्टेट कमजोर हो गया, सेंटर मजबूत बन गया थ्रू गवर्नर। तो फेडरलिज्म कमजोर हुई। फेडरलिज्म मजबूत तब होती है जब राज्य ताकतवर होते हैं। या तो वो राज्य को कमजोर कर रहे हो। और अगर इसने गलत रिपोर्ट भेज दी, अगला सवाल ये होता है कि उसी गलत रिपोर्ट से क्या होगा। अगर गवर्नर कहता है मोदी को, मोदी जी ये पंजाब ठीक नहीं चल रहा, आम आदमी पार्टी वाले ठीक नहीं चला रहे, ये बीजेपी वाले हैं, मोदी। अब आम आदमी पार्टी अगर इलेक्शन जीती है, दिल्ली में अगर इलेक्शन जीती है, तो बीजेपी को हरा के जीती है। अब अगर बीजेपी जीती है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी को हरा के जीती है। हराइए। दोनों पक्के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्या, ऊपर बीजेपी है, नीचे पंजाब में आम आदमी पार्टी है। गवर्नर कौन सी पार्टी का होगा? बीजेपी का। तो ये सास बहू का झगड़ा चलता रहेगा, टेंशन बनी रहेगी कि भारत पाकिस्तान रहेंगे, रहेंगे। अब झगड़े होते कैसे हैं? ये लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, कोई भी बिल पास करती है, इनका काम क्या है? कानून पास करना। ये कोई भी बिल पास करे, कानून कैसे बनता है? पहले कच्चा बिल आता है, कच्चा बिल, उस पर विचार होगा, चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी। तो मान लो इन्होंने पास कर दिया, पास होने के बाद वो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर अपना ठप्पा लगाएंगे तो वो कानून बन जाता है राज्य के लिए। ऐसे ही सेंटर में पार्लियामेंट बिल पास करेगी,
फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ठप्पा लगाएंगे, वो कानून बन जाएगा। प्रेसिडेंट के ठप्पे के बिना कानून नहीं बनता। ऐसी राज्य में गवर्नर के ठप्पे के बिना कानून नहीं बनेगा। तो पंजाब में भगवंत मान ने असेंबली में एक बिल पास करवाया कि अब से जितना भी ड्रग्स चलता है, जो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, जिसकी जेब में ड्रग्स मिल गए, उसको 10 साल की सजा। गवर्नर के पास बिल गया, गवर्नर ने बोला मैं तो साइन नहीं करता, मैं नहीं साइन करूंगा। तो या इन्होंने एक बिल बनाया, कानून लेके आ रहे हैं कि कोई भी करप्शन करते पकड़ा जाएगा, उसको इतने साल की सजा, एक्सेप्ट जैसे कोई भी। गवर्नर बोले नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो साइन नहीं करूंगा, अड़ के खड़े हो गए। गवर्नर, तू जनता द्वारा चुना गया भी नहीं है, चुना गया आदमी भगवंत मान है, जनता ने भगवंत मान को चुन के भेजा है। जनता चाहती है कि भगवंत मान तू अच्छे अच्छे काम कर, तू ड्रग्स को कंट्रोल कर। अड़ंगा कहां से आ रहा है? गवर्नर से। गवर्नर कहां से आया? सेंटर से। हे गवर्नर, तू बाधा पैदा कर रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट चलना था, तेरा जो काम था, तू कर नहीं रहा, तू थोड़ा सा बाहर जा रहा है, आउटरीच कर रहा है, कर रहा है। ये पंजाब में हुआ। अब जहां जहां, अब देश में तो बीजेपी है, तो पूरे देश में जितने राज्य हैं उनका गवर्नर कौन लगाएगा? बीजेपी। सब स्टेट्स में बीजेपी तो रूलिंग पार्टी नहीं है, कहीं कांग्रेस भी है, एक हिमाचल में। तो कांग्रेस में हिमाचल है जीती हुई, उसने किसको हराया था तो जीती थी? बीजेपी को। तो टेंशन तो है, गवर्नर वहां आ गया बीजेपी का, सरकार है कांग्रेस की, टेंशन के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही केरल में, ऐसे ही तमिलनाडु में, ऐसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी। तो जिन जिन राज्यों में सेंटर से विरोधी सरकारें, सेंटर की विरोधी सरकारें पावर में होती हैं, वहां गवर्नर सेंटर द्वारा जब लगाया जाता है तो टेंशन होने के चांसेस रहते हैं। कि टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि 2-3 महीने पहले 2-3 स्टेट्स के गवर्नर बिल रोक के बैठ गए थे, अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया स्टेट्स ने, तमिलनाडु ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बुरी तरह डांटा कि तुम क्या दादागिरी करते हो। गवर्नर के पास बिल गया, गवर्नर अपना फैसला दे फटाफट, भाई तो साइन कर। तो पीछे इस पर बात और भी आगे बढ़ी ज्यादा, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा। वो क्या पक्ष था, क्या कहना चाह रही है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी यहीं तक सुन लो आप, आगे कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। राइट। अब मुद्दा ये है, भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसीज भी लगती है। भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसीज लगती हैं, संविधान में ही इसका प्रावधान है, प्रोविजन है। पहली, अंडर आर्टिकल 352, उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। पूरे राष्ट्र में या राष्ट्र के देश के किसी हिस्से में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। किस आधार पर? कि हमारे यहाँ किसी के साथ वॉर हो गया, या बाहरी हमला हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन, या आर्म्ड रिबेलियन हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, बंदूकें लेके लोग पार्लियामेंट पे चढ़ गए, तो इमरजेंसी आ गया, आपातकाल आ गया। जब इमरजेंसी लगती है तो सेंटर सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेता है। अगर आज की अखबारें आप पढ़ो, तो इमरजेंसी भारत में जो लगी थी, कई बार लग चुकी है,
पर ज्यादा जो प्रचलित है इमरजेंसी या बदनाम है, वो इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी है। उसकी स्टोरियां पढ़ना आप ज्यादा ज्यादा। वो जो इमरजेंसी लगी थी, वो इस ग्राउंड, इन तीनों में से कौन से ग्राउंड पे थी? इनमें कोई ग्राउंड नहीं था। तब ग्राउंड होता था इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति हो गई, डिस्टरबेंस हो गया। अब आंतरिक अशांति, ये बड़ी वेग टर्म है। 1000 लोग 17 सेक्टर में नीचे झंडा लेके खड़े हो जाएं, हाय मोदी हाय मोदी, तो ये भी कह सकते हैं भाई अशांति होगी चंडीगढ़ में, भाई टेंशन हो गई। या ये भी कह सकते हैं अरे कोई नहीं, 1000 लोग ही हैं, ये तो लाखों लोग आ जाए तो भी कुछ नहीं होता, हाय मोदी करके चले जाएंगे, कोई खास बात नहीं। तो बड़ी वेग सी बात है कि डिस्टरबेंस किसको कहते हैं। बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पानी गिर रहा है। नहीं सर ठीक है, कुछ नहीं कह रहा अपने को। तो डिस्टरबेंस वेग टर्म है, वेग, क्लियर नहीं है। आर्म्ड रिबेलियन, अब जो वेग होती है वो लायबल टू मिस यूज होती है, उसके मिस यूज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आर्म्ड रिबेलियन, बंदूकें लेके चढ़ गए, ये क्लियर है भैया, बंदूकें हैं हाथ में और तुम क्या करने घुस रहे हो, तुम घुस ही नहीं सकते यहाँ, तो मतलब गड़बड़ है। तो ये ग्राउंड हमने डाल दिया, कैसे डाला वो आगे की बात है। तो दूसरा ग्राउंड होता है अंडर आर्टिकल 356। ध्यान रहे, आर्टिकल क्या होता है? कुछ नहीं होता, अलग अलग बातें हैं, उनकी नंबरिंग है और कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 356 होता है स्टेट में इमरजेंसी लगती है जब केंद्र लगाता है। स्टेट में इमरजेंसी कब लगती है? जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक ढांचा फेल हो गया है। फेल कैसे हो गया है? भाई भगवंत मान को सीएम बनने के लिए 59 एमएलए चाहिए, सारे साथ छोड़ गए, खाली 50 रह गए। भगवंत मान फिर भी रिजाइन नहीं कर रहे। तो संवैधानिक तरीके से सीएम तो नहीं हो तुम, फेल हो गई मशीनरी तो। इन हालातों में गवर्नर केंद्र को, सेंटर को यानी पीएम को एक रिपोर्ट भेजेंगे और उस रिपोर्ट में लिखेंगे कि जी स्टेट की संवैधानिक मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो गई है, इसीलिए इस स्टेट में अब 356 आर्टिकल के अंडर स्टेट इमरजेंसी लगा के स्टेट की सारी पावर अपने हाथ में ले ली जाए। ओह, स्टेट की सारी पावर अपने हाथ में लेने का मतलब, अब एमएलए नहीं रहेंगे, सीएम भागो, सब कॉमन आदमी बन गया। अब पूरे स्टेट को हम संभालेंगे, कौन? सेंटर। अच्छा, तो चुनी हुई राज्यों की सरकारों को, चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर आर्टिकल 356 इस्तेमाल करके गवर्नर के थ्रू स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। मुश्किल से इलेक्शन जीते थे, दोबारा तो इलेक्शन जीतना मुश्किल है आम आदमी पार्टी का। ओहो, सरकार चलने नहीं दी कम वक्तों ने, ऊपर से ही उड़ा दिया काम। तो 356 के द्वारा, 356 का गुड यूज क्या है? गुड यूज ये है कि हे स्टेट, तुम संवैधानिक तरीके से काम करो। तुम गैर संवैधानिक कैसे कर सकते हो? जो तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है तो सीएम कैसे बने रह सकते हो? हाँ, ये तो क्लियर बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, ये भी वेग टर्म है, इसका भी मिसयूज हो जाता है। खूब दंगे भड़क गए, ये माना गया कि मशीनरी फेल होगी, इनसे नहीं होगा कुछ, सेंटर तू संभाल ले स्टेट को। तो ये बड़ी वेग टर्म है, इसका बड़ा मिसयूज हुआ है। 100 से ज्यादा बार केंद्र ने 356 का इस्तेमाल करके स्टेट की गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया है और ज्यादातर बार गलती किया है। तो 356 के द्वारा सेंटर स्टेट की गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करता है। स्टेट्स कमजोर पड़ते हैं, और जहां स्टेट कमजोर पड़ेंगे वो फेडरलिज्म होगी, वो यूनिटरी ढांचा होगा। तो जितने फेडरलिज्म से दूर होंगे उतने यूनिटरी की तरफ जाएंगे।
हम फेडरल तो ना हुए, देखने में फेडरल है, असल में यूनिटरी हुए। टैक्सेस, फाइनेंसेस। अब क्योंकि दो तरह की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है। सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है ना। सरकार का मतलब पैसा ही है, पैसे से कैसे चलेगी पैसे के बिना। पैसा सरकारों के पास कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा। टैक्स इकट्ठा करो। टैक्स, अलग अलग प्रकार के टैक्स बनाए हमने। क्यों? क्योंकि सेंटर को भी चलाना है, फौज भर्ती करनी, रडार लेने हैं, रफाल लेने हैं, मिसाइलें लेनी है। स्टेट को भी पैसा चाहिए। क्यों? पुलिस की जिप्सियां लेनी है, टीचर्स भर्ती करने हैं, डॉक्टर चाहिए, सड़कें बनानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो सेंटर, तू भी गवर्नमेंट है, स्टेट तू भी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट चलाने के लिए दोनों को पैसा चाहिए होता है। पैसा जनता से आएगा। जनता कहाँ है? जनता ये नहीं, भारत की जनता। हे जनता, तू टैक्स दे। कौन मांग रहा है? सेंटर मांग रहा है। स्टेट कहता है मेरा भी ध्यान रखना। स्टेट को भी टैक्स चाहिए, सेंटर को भी चाहिए। जनता वही है। तो लुधियाना की जनता है, उसने टैक्स सेंटर को भी देना है, स्टेट को भी देना है। तो टैक्सेस का बंटवारा कर लेते हैं। इनकम टैक्स सेंटर तू ले लेना। कॉरपोरेट टैक्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट पर टैक्स, वो सेंटर तू ले लेना। सेल्स टैक्स, वैट, जब जीएसटी बन गए सारे, ये हमने स्टेट को दे दिए, बांट दिया। लेकिन जो बंटवारा किया, उस बंटवारे में स्टेट्स के पास इतना पैसा, फाइनेंस नहीं इकट्ठा होता कि स्टेट का काम चल जाए अपने आप, इंडिपेंडेंट। तो जब स्टेट का काम नहीं चलेगा, तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट सेंटर की तरफ देखेगा। सेंटर तू दे कुछ। बहुत से टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंटर इकट्ठा करता है और स्टेट्स को वापस देता है। इकट्ठा सेंटर करेगा, मैं दूंगा फिर अपने हिसाब से। तो स्टेट इकट्ठा कर लेगा, तो क्यों घुस रहा है बीच में? ना, कंट्रोल। कलेक्शन स्टेट की है, सेंटर की है, लेकिन एट्रीब्यूट हो जाता है वो स्टेट, मिल जाता है स्टेट। उस सब के बावजूद भी स्टेट्स का गुजारा नहीं होता। स्टेट्स हमेशा सेंटर की तरफ देखते हैं कि भैया दे दे कुछ। पीछे हिमाचल कांग्रेस सरकार में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, सैलरीज देने को पैसे नहीं थे, कोई जमीन गिरवी रखनी पड़ी आरबीआई के पास, ऐसे ऐसे। और बार बार हिमाचल सरकार कह रही है मोदी सरकार को, वो हमारा जीएसटी कलेक्शन का पैसा बचता है आपके पास, दे दो। सेंटर कहते दे रहे हैं, दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दे रहे हैं। हिमाचल का सीएम कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। ये लेने जाएगा पैसा मोदी जी के पास, मोदी जी सड़कें बनानी है, थोड़ा पैसा दे दो। मोदी बोले कहाँ, बुरा हाल है। आपको तो पता ही है, पीछे कांग्रेस सरकार रही है आप वाली, केंद्र में। पूरे देश का भट्टा है, हम तो पुराने गड्ढे ही भर रहे हैं कि पैसा है नहीं। ये देखो तिजोरी ये खाली पड़ी है, देखो खोल के आप ही देख लो। हिमाचल सीएम बोले हो तुम तो बड़े गरीब, मुझसे ही कुछ ले लो तुम, इतने गरीब हो। थोड़ी देर बाद हरियाणा वाले सीएम आएंगे, नायब सिंह सैनी, मोदी जी के पास। मोदी जी वो सड़कें बनानी थी तो 100 करोड़ रुपए दे देते। मोदी जी कहते पागल आदमी, 100 करोड़, 1000 करोड़ लेके जा, पैसा ही पैसा अपने पास, इधर आ वो वाली तिजोरी, ये देख भरी पड़ी है, ले जा जितना मर्जी, अच्छी अच्छी सड़कें बना। लोग वाहवाही करेंगे, किसकी? बीजेपी की। बोलेंगे डबल इंजन सरकार है, केंद्र ने पैसा दिया है, वोट मिलेंगे। और ये हिमाचल वालों को तो
जनता को त्राही त्राही करने दो, उनको भी पता लग जाए कि केंद्र में बीजेपी है। तुमने क्यों दिया कांग्रेस को वोट? अब तरसो पैसे के लिए। अगली बार जनता बीजेपी को वोट देगी, फिर देंगे इनको पैसे, सड़कें फिर बनाओ। अब इनको रहने दो। हाँ, है ना? भेदभाव हो गया। स्टेट बेचारे डिपेंडेंट है, दे दो दे दो दे दो। तो फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट बना दें स्टेट को, वो भी अच्छी बात है। तगड़े रहो, पंजाब तगड़ा रहे तुम, पैसा कमा। पंजाब कहते हैं मैंने चक दिया काम, पूरा पूरी कमाई की हमने, इंडस्ट्री ये कर दी वो कर दी, पूरे इंडिया का नंबर वन स्टेट बना दिया, पैसा ही पैसा अपने पास, पैसा ही पैसा। तो पंजाब क्या करेगा? पाकिस्तान फोन रहा है, जब मिसाइलें दे थोड़ी सी। मोदी बड़ा बोल रहा है आजकल, रफाल रफूल हम ही ले लेते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा कर लेते हैं, पता नहीं लगने देंगे। तो देश के टुकड़े टुकड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, देश की एकता अखंडता पर खतरा आ जाएगा। हे स्टेट, इतना बड़ा ना हो जा तू कि बाहर दाएं बाएं हाथ पैर मारने लगे, तू रह अंदर ही। तो जितनी जरूरत है हम पूरी कर देंगे। भाई बच्चे को सारे ही पैसे दिखा दोगे तिजोरी खोल के घर की, बच्चा तो उड़ा देगा, उसको पता नहीं है, गलत रास्ते चल पड़ेगा। तो पापा सोच समझ के देते रहेंगे, बेटा है तेरा ही, पर तरीके से देते रहेंगे तो ये तो बंदा भी बना रहे। तो एक तरह से सेंटर ये पिता है स्टेट्स का, और ये पिता आइडियली, ये मैं आइडियली बात बता रहा हूं, ये पिता ख्याल रखता है स्टेट्स का, बच्चों का, कि बच्चे दायरे से बाहर ना जाएं। और दायरा क्या है? लिमिट से बाहर ना जाएं। लिमिट क्या है? क्या है? किसके बाहर नहीं जाना? केंद्र राज्यों आपको। हे राज्य, तूने लिमिट से बाहर नहीं जाना। अगर तू लिमिट से बाहर गया तो गवर्नर रिपोर्ट देंगे ऊपर, और तुम्हारे स्टेट में। तो किससे बाहर नहीं जाना? संविधान के बाहर नहीं जाना, संविधान के दायरे में रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना है सबको। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बड़ा है, सबसे बड़ा संविधान है। वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब संविधान से चलते हैं। हे केंद्र, हे राज्य, सब संविधान से चलेंगे। संविधान सुप्रीम है, संविधान से ऊपर कोई नहीं, सबको पावर संविधान ने दी है। तो हे राज्य, तूने जो भी शक्तियां इस्तेमाल करनी है संविधान के दायरे में रह के करनी है। अगर तू बाहर जाएगा, तो हमने गवर्नर बिठाया हुआ ना चेक करने के लिए, बाहर तो नहीं जा रहा, ये गवर्नर रिपोर्ट दे देगा ऊपर। तो इस तरह से फेडरलिज्म, हम ये मानते हैं कि फेडरलिज्म हमारे देश में उस तरह की नहीं है जो अमेरिका वाली है। तो हम ये बोलते हैं भैया, देखो अमेरिका वाला मॉडल हम क्यों पकड़े, वो तो अमेरिका वालों का है, हमें तो नहीं समझ आता अमेरिका का मॉडल, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो अपने हिसाब से चलते हुए हमें ये समझ आती है कि भारत अलग देश है, इसकी यूनिक नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है। भारत कैसे बना था? 565 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बना। राजाओं, कुछ तो राजा ऐसे नूना नानुकर कर रहे थे, चू चपड़ कर रहे थे, उनको मिलाया अंदर, और उनको पावर मिलने लग जाए तो थोड़े से अभी वो बाकी है ना चीजें, हम राजा राजा अभी भी चलता है थोड़ा बहुत, तो बहुत जल्दी वो फिर से टूटने की बातें करते। इसलिए ऐसा कभी सोच भी ना सके कोई, हमने राज्यों को जानबूझ के थोड़ा सा कमजोर रखा और सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रखा। ये सही है। पर सेंटर की भी जिम्मेदारी है कि वो स्टेट्स को इतना ना दबाए कि उनकी ग्रोथ ही हैम्पर हो जाए। परिवार वाली बात है ना, कि बच्चों तुम पिता के हिसाब से चलो, पर पिता इतना भी ना बच्चों को दबा दे कि बच्चे अपनी पर्सनैलिटी ही इंप्रूव ना कर पाए, ग्रूम ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए, बढ़ ना पाए आगे। तो सेंटर को तो एक माहौल देना है, पिता को माहौल देना है स्टेट्स को बढ़ने के लिए। और अगर बच्चे गलत जाने लगे, स्टेट गलत जाने लगे, गलत है मतलब संविधान के बाहर जाने लगे, तो हमेशा सेंटर को उन्हें हल्का सा नज करके रास्ते पे लाना।
संविधान के दायरे में। ये इसका निचोड़ बनता है ना। मेंस में यही कुछ आता है, एसेज में यही कुछ आता है, इंटरव्यू में ये डिस्कस करेंगे आपके। यही है यूपीएससी। ये समझ आ रही है बात आपको? यही है यूपीएससी एक्चुअली। पर आगे क्या है इसमें और? आगे जैसे ये है कि हम ये देखेंगे कि हम फेडरल कैसे हैं, कैसे नहीं है। तो उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं। भी वो ये कहता है उसमें सेंटर ऐसे कर सकता है, स्टेट ऐसे कर सकता है, तो वो थोड़े समझने और होते हैं। तो फिर हमारे पास पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। भी आर्टिकल देश ये इसमें लिखा है, इसमें 356 ये कहता है, आर्टिकल 200 ये कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है, 3 लिस्ट ये कहती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देने होते हैं, तो हमारा आंसर तैयार हो जाता है। इतना सही होता है, राइट? कुछ पूछ लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लूं मैं। हाँ, प्रेसिडेंट रूल को बोलते हैं, और स्टेट इमरजेंसी भी इसको बोलते हैं। प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। और आपको पता है प्रेसिडेंट का मतलब अपने देश में प्रधानमंत्री। सेंटर रूल, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वो तो पंजाब पे क्या रूल करेंगी? रूल कौन करेगा? पंजाब को कौन संभालेगा? सेंटर, है ना। मोदी, मोदी तो कैसे संभालेंगे? मोदी का बंदा ऑलरेडी यहाँ है। कौन? गवर्नर। तो उसको गवर्नर रूल भी कहते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल, सेंटर्स रूल, स्टेट इमरजेंसी, एक ही बात है। 356। नाम ही बता रहा है। स्टेट हाईवे स्टेट का काम होता है। और कोई न्यूज डिस्कस कर लो जो पेपर में पड़ी, इसको छोड़ दो बस अब कोई न्यूज डिस्कस करो, ये पेपर वाली। तो इकोनॉमिक न्यूज क्या करो? इकोनॉमी ना पढ़ने से कम आती है, डिस्कशन से आती है, याद रखना। और इकोनॉमी एक बार कर लोगे ना, फिर पूरी की पूरी पेपर भी चलती है, न्यूज पेपर पे। फिर पढ़ने को कुछ नहीं बचता, कंसेप्ट एक बार समझ आ गया, अब क्या करें उसको। तो जीडीपी पता लग गया क्या है, तो फिर तो जीडीपी ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये देखना पड़ेगा ना। रोज जीडीपी थोड़ी देखना पड़ेगा, जीडीपी क्या है वो तो पता लग गया क्या होता है। तो पेपर में चलेगा आगे आगे, ज्यादा तैयारी पेपर में चलेगी, क्वालिटी भी सारी पेपर में चलेगी, इकोनॉमी पेपर में चलेगी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, ये पेपर के थ्रू चलते हैं ज्यादा। नोट्स तो हम बनाते ही हैं, नई नई चीजें ऐड करते रहते हैं। ज्ञान लेना और पेपर पास करना दोनों में थोड़ा फर्क है। ज्ञान जरूरी है पहले, पेपर पास करने के लिए थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ती है। अब चार बातें आपको समझ तो आ गई, पर आप बाद में याद करते हो, आप भूल जाओ। सर वो आर्टिकल 356 था, 376 था, क्या था? 356 था। ये कैसे होगा? ये तो बार बार करने से होगा, या लिख के याद करने से होगा? ये तो करना ही पड़ेगा। वो एग्जाम के लिए करना है, कि मुझे पता है आर्टिकल में है क्या, नंबर नहीं याद आ रहा। भूल गए तो नंबर भी कटेंगे। वो ना भूलें उसके लिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा, एग्जाम देना है, एग्जाम के लिए वो काम करना पड़ता है। भाई कैसे हम फेडरल हैं कैसे नहीं है, इसमें 5 पॉइंट है, मान लो 5 के 5 हमें समझ तो आते हैं सारे, पर पेपर में लिखना चार याद है, पांचवा भूल ही गया, क्या था क्या था क्या था। ओहो, अगर मैं याद करके जाता, बार बार रिवाइज कर जाता, वो याद ही रहते 5 के 5, तो नंबर और मिल जाता एक आधा। एग्जाम के लिए वो करना पड़ता है, पहले समझना है, फिर वो पॉइंट बना बना के, फिर मैं आंसर में गड़बड़ ना हो, सारी चीजें डाल देनी है मैंने। जो बोलते हैं ना आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग सुना?
जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, शुरू में ही आजकल सोशल मीडिया पे बातें उल्टी सीधी सुनते ही रहते हैं बच्चे, हर कोई सारी बातें सुन के बैठा है। कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं 12वीं पास किए हैं, पूछे सर इंटरव्यू की तैयारी करा दोगे? कहाँ इंटरव्यू, सालों साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में, उस लेवल की मेच्योरिटी। सर मेन आंसर आंसर राइटिंग शुरू करा दोगे? ऐसे बोलते हैं बच्चे। और कमाल की बात है, कई जगह मैंने ना अन अकेडमी में पढ़ाया है कुछ टाइम, वहाँ भांत भांत के बच्चे मिलते हैं दूर दूर से, देश के अलग अलग कोने से। कुछ ऐसे बच्चे भी मिले बुरी तरह से परेशान उलझे हुए, कोचिंग वोचिंग की उन्होंने, तो मैं जानने की कोशिश की भी क्या गड़बड़ हुई, आपने कोचिंग भी की है? कह रहे समझ नहीं आया मेरे, कहाँ गड़बड़ हुई हमारी, पहले दिन से मैंने मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी। मुझे झटका लगा, पहले दिन से मेंस की आंसर राइटिंग? तो 6 महीने तक तो बातें समझ आनी शुरू होती हैं, पकड़ में आनी शुरू होती हैं। आंसर राइटिंग तो उसके बाद करोगे, आपको समझ तो आए लिखना क्या है। ये 4 बातें मैंने आपको बता दी, अब मैंने बोला इस पर आप आंसर राइटिंग करो। अरे ये तो मैंने 4 बातें मैंने बताई हैं, 50 बातें आपने सीखनी है, अभी तो इसमें मेच्योरिटी आनी है, तब आंसर में दम आएगा। अदरवाइज आंसर क्या हुआ, 4 मैंने बताई, आपने लिखा 3 लिख दी, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो उतना है जितना मैंने बताया, उतने से पेपर पास थोड़ी होना है। हमेशा ध्यान रखना, जो क्लास पढ़ा रही है, टीचर पढ़ा रहा है, उससे पेपर पास नहीं होने। उससे तो दिशा मिलनी है, चीजें आसान होनी है, जाना मैंने उस दिशा पे आगे है। आपने इतना कर लेना है, टीचर से 2 कदम आगे। वो क्यों? मैं तो 25 साल से पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे कोई साइंस टेक का क्वेश्चन पूछोगे, पर जब आप पेपर पास करोगे आपको सारी साइंस से टेक भी आती होगी। एंशियंट हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है मान लो, तो आप तो एंशियंट हिस्ट्री भी अच्छे से करोगे, आपको ज्यादा ज्ञान होगा टीचर से। मैं तो अपना सब्जेक्ट जानता हूँ, 20-25 साल से वही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको तो हमेशा टीचर से 2 कदम आगे चलना है, और टीचर यही बताता है कैसे आगे चलना है। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि टीचर का ही सारा ज्ञान हमें मिल जाए ना बेड़ा पार हो जाएगा, कभी नहीं होता। नेक्स्ट जनरेशन को 2 कदम आगे चलना होता है। कोई भी टीचर अपना 100 का 100 ज्ञान नहीं दे सकता, अगर 100 माना जाए ज्ञान, तो 10 20 30 ही दे पाता है। ज्ञान तो पूरे जीवन का निचोड़ होता है ना। तो 10 20 30 को आपने अपने ज्ञान के साथ जोड़ के ठीक दिशा दे के 100 से आगे बढ़ना होता है, तब पेपर पास होते हैं। जब हमें बच्चे ये लगने लगते हैं ना दमदार है, दम है, तो निकलना शुरू कर, तो टीचर को पता लग जाता है, आपको भी पता लग जाएगा। क्लास में बैठोगे ना, आपको पता लग जाएगा, और बच्चे भी आएंगे क्लास में, आपको पता लगेगा हाँ यार ठीक है, जनता है, ऐसा पता लग जाता है। समझ, फेल क्यों होते हैं ये भी पता लग जाता है। जो लोग जिस तरह से काम करते हैं, और ना आपको आइडिया आना शुरू हो जाते हैं, हाँ इसलिए फेल होती है दुनिया। समझने की बात, बेसिक सी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहीं और ही उलझे हुए हैं, तब गड़बड़े होते हैं। तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल साधारण वे में बेस बनाते हुए चलना, चीजें आसान है ना। और कुछ कर लो डिस्कस, एक आधी न्यूज कोई, शेयर मार्केट को फॉलो करते हो? क्रूड ऑयल के प्राइस क्यों गिरे, ये जरूर देखना है क्यों, कारण क्या है, उस वजह से गिरा क्यों है। कारण क्या है? एक तो हम देखते हैं हेडलाइन, सारी हेडलाइन देख ली, अपन कोई न्यूज रीडर है नहीं, ना अपन ने किसी को सुनानी खबरें, अपने को तो अंदर जाना है और वहां से काम की बात निकालनी है। तो चाहे पकड़ो एक न्यूज, उसके जाओ अंदर, वो अच्छे से समझ आ जाए।
बाकी वाली कल पता लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि क्रूड प्राइस वाली न्यूज अगर आज आप मिस कर देते तो कल सामने कहीं ना आती, आ जाती। तो आपने जो भी न्यूज पकड़नी है उसके अंदर घुसना है, ये क्यों हुआ, कारण, ये क्या है, इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये क्यों है और ये कैसे होता है, ये इम्पोर्टेंट। भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। क्यों है, कब है, ये। तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, 1911 के बाद दिल्ली शिफ्ट हुई। क्यों शिफ्ट हुई, दैट इज इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना, बंगाल विभाजन, उसके बाद आपने उन चीजों पे ध्यान देना। क्या है तो फैक्ट्स होते हैं ना, कि भारत में गरीबी की दर क्या है, ये है गरीबी की दर, क्यों है, वो है, उधर ध्यान देना। वो अखबार में लिखा होता है एक एक पॉइंट, है ना। चलो पढ़ते रहो। आपने कल क्या किया, 8 तक पहुंच गए। 8 खत्म करके आपने एक काम करना है, एक बार फिर से 6 की करनी, 2 राउंड लगा रहे आप, है ना। मैं आपको कोई बात बताऊं कभी, आपने दौड़ नहीं करनी। आपने अब जैसे मैंने बताया, आपने ये नहीं सोचना नहीं, अगर हो तो गई। सोच समझ के बोलते हैं टीचर, मैं अपनी पर्सनल सोच समझ के बोलूंगा। अननेसेसरली कभी आपको कोई बुक खरीदने को नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर बोलूंगा तो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो कम बताऊंगा, काम की बात बताऊंगा, उसको आपने पकड़ना है। वो निचोड़ होता है, बारीकियां हैं, समझ के होता है वो। तो 6 7 एक राउंड और लगा देना आपने। एक अखबार लग गया, लग गया। अखबार कैसे पढ़ रहे हो आप, हिंदू पढ़ रहे हो, उसकी इंग्लिश कैसी है, समझ आ रही है। ध्यान रखो, रीजनल न्यूज अपने काम की नहीं होती। जगबानी में सारी पंजाब की होंगी ज्यादा, अपने काम की नहीं है। रीजनल न्यूज अपने काम की नहीं, नेशनल न्यूज काम की है। तो फ्रंट पेज पढ़ लिया, इंटरनेशनल वाला पेज पढ़ लिया, इकोनॉमी वाला पेज पढ़ लिया, ये 3 पेज इंपॉर्टेंट है ना। रोज 5 7 नए शब्द इंग्लिश के जरूर निकालने हैं, नए, रजिस्टर में मीनिंग लिखना है, डिक्शनरी से देख के, फोन से नहीं। डिक्शनरी में उसका डिटेल मीनिंग दिया होता है, वो डिटेल मीनिंग लिखना आप रजिस्टर में। उसके एंटोनिम सिनोनिम सेंटेंस बनाया होता है, वो सेंटेंस भी लिखना है आपने। एक सेंटेंस अखबार में बनाया होगा वो भी लिख लेना है, एक सेंटेंस अपनी तरफ से भी बना के लिख दो। हर वर्ड के मीनिंग के साथ 3 सेंटेंस बना लो, यानी एक वर्ड का मीनिंग जब आप लिखो तो 10 मिनट लग जाए, ये अच्छी बात है, लगना 10 मिनट। जितना आप स्टे करोगे, किसी को टाइम दोगे, उतना वो आपका अपना बनेगा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत टाइम दिया, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी रही, मैं टाइम ही नहीं दिया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दिया। सिंपल लॉजिक है, जितना टाइम जिसका स्पेंड करोगे वो आपका अपना बनेगा। तो वर्ड्स के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे वो आपके अपने बनेंगे। नेक्स्ट डे जब ये काम करने लगो, पिछले दिन के वर्ड्स रिवाइज करो, खूब टाइम स्पेंड करना है नए नए वर्ड्स के साथ। जिस दिन तगड़ी वोकेबलरी हो गई, अब मेरी बात याद रखना, 50% तो दुनिया से अब वैसे ही आगे नहीं, 50% तो जंग जीत लो। राइट, ठीक चल रहा है, स्पिरिट हाई है पढ़ते वक्त, बस ठीक है, करते रहो, हाँ, कल मिलते हैं, चल बाय।
वो आएगा।